कौन सी औलाद अपने माता पिता को जीवन भर दुख देती है? वह औलाद जिसमें ये 3 गुण होते हैं, वह अपने माता पिता को बहुत दुख देती है। वह 3 गुण कौन से हैं? चलिए जानते हैं एक प्राचीन कथा के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम कलावती था। कलावती को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अपने माता पिता की वह शुरू से ही लाडली थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेलकूद कर बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी और चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। हर व्यक्ति, चाहे बेटी हो या बेटा, यदि जरूरत से अधिक आजादी उन्हें दी जाती है तो वे बिगड़ जाते हैं। उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही होता है। यदि बच्चे मनमानी करने लगते हैं तो माता पिता को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए। बच्चे आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा और संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया होगा तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब आपका समझाना भी उन्हें नुकीले तीर की तरह चुभेगा और वे आपके वश से बाहर हो जाएंगे। राजा सूरजभान की कन्या जब बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई तो उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। लेकिन जो भी रिश्ता आता, कलावती अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उसे वापस लौटा देती। उसके लिए न जाने कितने ही रिश्ते आए, लेकिन उसने सबको अपमानित करके वापस कर दिया। राजा सूरजभान भी अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक दिन राजा ने कलावती के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगहों के राजकुमार और राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सभी राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी कलावती हाथ में वरमाला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आई। कलावती अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। वह सभी राजकुमारों को गौर से देखते हुए आगे बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती, उसी की किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। फिर सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर सभी राजकुमार सभा से उठकर चले गए। राजा सूरजभान को यह बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगे कि इस लड़की ने तो दरबार में आए हुए हमारे सभी मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से न करके किसी भिखारी के साथ करूँगा। रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता हो और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर ही खाएगी, तो इसे अपनी करनी पर पछतावा होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी मंत्रीगणों ने राजा की बहुत प्रशंसा की। सभी कहने लगे कि राजा साहब, ऐसी असंस्कारी औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सभी मंत्रीगण राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक गाना गुनगुनाता हुआ भिखारी गुजर रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। उसने मैले कुचले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मीठी आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी की मीठी आवाज सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, मैं तुम्हें इनाम के रूप में मेरी बेटी को सौंप रहा हूं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसा भी रूखा सूखा मिले तुम स्वयं खाना और इसे भी खिलाना। अपने पिता का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर कलावती बहुत दुखी हुई कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ मना कर दिया, परंतु अपने पिता का आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा सूरजभान ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है और इसके साथ ही तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। कलावती का विवाह उस भिखारी से करके उसे अपने घर से विदा कर दिया गया। कलावती रोती बिलखती भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में चला गया। उस जंगल में उसकी एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास ही भिखारी ने एक आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। नजदीक ही एक बड़ा और हरा भरा खेत था। कलावती ने भिखारी से पूछा, यह खेत किसका है? भिखारी ने जवाब दिया, राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। हे राजकुमारी, आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से आपको मुझ जैसे लंबी दाढ़ी वाले ही मिला हूं। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, परंतु अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी कलावती को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया। कलावती ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना उस दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ भिखारी के साथ नहीं आना पड़ता, परंतु तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया। इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वे एक सुंदर नगर में पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। कलावती ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मेरी नजर से तो यह नगर भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती और अनेक दासियां तुम्हारी सेवा करती, परंतु अपने रूप के घमंड में आकर तुमने अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके अपनी जिंदगी को दुखों में धकेल दिया। परंतु अब क्या हो सकता है? जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। राजकुमारी कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने कलावती के मुख से ऐसी बातें सुनी तो उसने नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी, खबरदार जो तुमने अब किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचा। अब तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूं। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर भिखारी राजकुमारी कलावती को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के उस नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे पर बनी हुई थी। झोपड़ी कलावती को देखकर भिखारी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटेगा।
मैं तो बड़े महलों की रहने वाली हूं। इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी ने कहा, राजकुमारी, अब से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है। अब तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। कलावती ने पूछा, यहां तुम्हारे कोई नौकर चाकर नहीं दिख रहे हैं? झोपड़ी की सफाई कौन करेगा? भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं और न ही कोई बड़ा अधिकारी जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं खुद एक भिखारी हूं। अब झोपड़ी का सारा काम तुम्हें और मुझे ही करना होगा। चलो, पहले झोपड़ी की सफाई करो और फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक चुका हूं। कलावती को भोजन बनाना नहीं आता था, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर अनाड़ी तरीके से खाना बनाया और खाना खाकर सो गए। अगले दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए और घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी ने कहा, राजकुमारी, अब खाने को कुछ नहीं बचा है। जो कुछ मैंने मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़ कर दे दूंगा, तुम इन्हें बाजार में बेच आओ। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं बाजार में आम बेचने जाऊंगी? अगर किसी ने मुझे आम बेचते हुए देख लिया तो वह मेरी हंसी उड़ाएंगे। मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी ने कहा, काहे की शर्म? अब तुम रानी नहीं हो, बल्कि एक भिखारी की पत्नी हो। अगर शर्म आती है तो फिर भूखे मरो। मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई और सड़क के किनारे आम रखकर बैठ गई। दिन भर आम बेचती रही। धीरे धीरे उसके आम बिकने लगे। फिर एक दिन जब राजकुमारी सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तब एक राजा का सैनिक आया और लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला दिए। उसके सारे आम फूट गए और उसका बहुत नुकसान हो गया। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। वह झोपड़ी में आकर भिखारी से बोली, आज एक राजा के सैनिक ने मेरे सारे आम लात मारकर फोड़ दिए। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ते में दुकान लगाओगी तो सैनिक आम फोड़ेंगे ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को दिक्कत हो रही होगी। अब तुमसे यह काम भी ठीक से नहीं होता। मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूं। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोइये का काम ढूंढ लाया। उसने कलावती से कहा, मैंने तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य कर्मचारियों की रसोई में जाकर खाना बनाओगी। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइयों की मददगार बनकर काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब सुकून से कटने लगी। फिर एक दिन कलावती रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से देखा कि राजा के महल में कोई उत्सव होने वाला था। पूरा महल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी यह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी और आंसू बहा रही थी। वह सोच रही थी कि काश मैं इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी 2 दासियां आईं और उसकी टोकरी में कुछ खाने का सामान रखकर चली गई। राजकुमारी टोकरी लेकर अपने घर को लौटने लगी। दरवाजे से निकलते ही एक राजसी पोशाक पहने हुए पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह राजा महाराजा जैसा लग रहा था। राजकुमारी ने जब उसका चेहरा देखा
तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह वही दाढ़ी वाला राजा था जिसे कलावती ने दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका हाथ पकड़कर दरबार में ले गया, जहां तमाम मेहमान बैठे हुए थे। वहां की भव्यता देखकर राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। सबको हंसता हुआ देखकर कलावती को बड़ी घुटन महसूस हुई। उसे लगा कि काश धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वह राजा से अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी, घबराओ मत। तुम्हारे साथ कोई अभद्रता नहीं होगी, बल्कि मैं तुम्हें यहां सम्मानित करने के लिए लाया हूं। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सैनिक हूं जिसने तुम्हारे आम फोड़ दिए थे। मैं ही यहाँ का राजा हूं। मैं वही दाढ़ी वाला बकरा हूं। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी का रूप धारण करना पड़ा था। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सम्मानपूर्वक विवाह करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी के आंसू उसकी आंखों में भर आए। फिर दासी आई और उसे राजभवन में ले जाकर दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर दरबार में ले आई। वहां कलावती के माता पिता भी मौजूद थे। सभी ने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था और वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का सही तरीका सीख लिया था। अत्यंत सुख सुविधा में पलने वाला मनुष्य उन अनुभवों और संस्कारों से अपरिचित रहता है जो उसके जीवन में आगे चलकर कष्टदायक हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि जब भी तुम्हें अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उस दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी, जो उसे सच्चे प्रेम का महत्व सिखा गया। जिस औलाद का मनमानी करना और माता पिता का अपमान करना उसकी आदत बन जाए, ऐसी औलाद सदैव मुसीबत में घिरी रहती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।